नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छायावाद की शक्ति कही जाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गिल्लू। आशा करती हूँ आप सभी को यह बहुत ही पसंद आएगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषुंड भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमारे पास कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण में अचानक एक बाधा आ गई, क्योंकि गमले की दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों से घायल उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह न खुल सका और रुई की परत से निकलकर दूध दोनों ओर लुढ़क गया। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आसक्त हो गया कि मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें इधर उधर करने लगा और देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उससे गिल्लू कहने लगे। मैंने फूल रखने की हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसके तार को खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने झूले में झूलता और कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता रहता था और समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप सबको आश्चर्य में डाल देते थे। जब मैं लिखने बैठती तो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती और उसने एक अच्छा उपाय भी खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए उठ न जाऊं। मैं कभी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे सी लिफाफे में रख देती कि उसके अगले पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगाद लिफाफे में ही बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी वह घंटों मेज की दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर पंजे पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की खिड़कियों की जाली के पास आकर चिक चिक करके वो न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठ अपनेपन से बाहर झांकते देख मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इसी मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे जाने पर मेरा कमरा अक्सर बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैं भीतर गई, वैसे गिल्लू अपने जाली द्वार से भीतर आकर मेरे सिर से पैर और पैर से सिर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली के रास्ते बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता। हर डाल पर उछलता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चिन्हटों में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनसे मेरा लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई।
गिल्लू इन सब में अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठकर खाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। कई दिनों तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो फेंक देता या लेना बंद कर देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता था कि उसका हटना किसी एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो ना गिल्लू बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज लिया। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था और इसी प्रकार समीप रहता और ठंड में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंतिम समय आ गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसीलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसीलिए भी उसका लघुगात का किसी बसंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। धन्यवाद।